चलिए आज हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने पर बात करेंगे। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सबसे जो आसान तरीका है और सबसे छोटा तरीका हम लोग उस तरीके से करेंगे। अपरिमेय संख्या को आप कई तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। एक तरीका जो आप लोगों को बताया गया है तो उसमें थोड़ा सा लंबा होता है और दो बार आप लोगों को स्क्वायर करना पड़ता है, फिर गुणनखंड निकालना पड़ता है, फिर दोनों में आप उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं और फिर तब ये दिखाते हैं कि पी और क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उसको हम थोड़ा छोटा करने का प्रयास किए हैं और इसमें ताकि कोई त्रुटि भी ना हो और थोड़ा छोटा भी हो जाए कि पढ़ाने में क्या और इसमें आसानी हो। तो इसमें एक चीज हम यहाँ से सबसे पहले कम कर दिए। इसमें यहाँ पे हम लोग लिखते थे कि पी और क्यू किसी भी परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है या P बटे Q के रूप में लिखा हुआ होता है। P बटा Q कहने का अर्थ होता है कि सिर्फ ऐसा बटा के रूप में ऐसा नहीं। P बटा Q का मतलब होता है कि देखिए अंश में और हर में दोनों में कोई पूर्णांक होना चाहिए, दोनों में पूर्णांक होना चाहिए और साथ में जो हर होगा यहाँ पर जीरो लेकिन नहीं होना चाहिए। जबकि जीरो भी एक पूर्णांक है लेकिन हर के लिए शर्त है कि वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अंश और हर में क्या होगा, पूर्णांक होता है। तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। तो ये परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है जिसमें P और Q ये दोनों ही पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि इसको साबित करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। दो तरीके से प्रूफ किया जाता है, एक साधारण जो होता है और ये दूसरा है कि हम लोग ये उल्टा लेकर के चलते हैं कि हम लोगों को सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या माने, क्योंकि परिमेय संख्या की एक स्पष्ट परिभाषा है और उसकी हम लोग स्पष्ट परिभाषा दे सकते हैं कि P बटा Q के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है जिसमें P और Q पूर्णांक हो और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए यानी कि शून्येतर होना चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसके विपरीत हम लोग √2 को एक परिमेय संख्या मान लिए। और जब हम √2 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 को हम P बटा Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सके। तो इसको P बटा Q मान लिए। अब यहाँ पर बात यह आता है कि P और Q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ तो हम लोग उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से दोनों को विभाजित करके उसको पहले मानक रूप में बदल लेते हैं। कहने का अर्थ ऐसा है कि जैसे 6 बटा 10 है, यह भी तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन संख्याओं को इस तरह से लिखना अनुचित है। किसी भी संख्या को हमेशा उसके मानक रूप में लिखा जाता है और इसको जब हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप में लिखने पर यह 3 बटा 5 प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर एक पंक्ति जोड़ा जाता है कि P और Q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से अंश और हर में भाग दे करके हम एक क्या भिन्न प्राप्त करते हैं m बटा n। तो हम उसको डायरेक्ट एक ही बार में कर दिए कि P बटा Q में हम इस तरह से लिखे कि P और Q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था तो समझिए कि उसको हम डायरेक्ट क्या कर दिए, पहले मानक रूप में बदल दिए, उसके बाद ही हम P बटा Q माने हैं। तो √2 बराबर P बटा Q, इसीलिए अब यहाँ मेंशन कर दिए, लिख दिए हैं कि जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं जीरो। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इससे आगे बढ़ने के लिए एक बात और बता दें आप लोगों को, एक शब्द आया है इसमें सह अभाज्य पूर्णांक। तो सह अभाज्य का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जिस तरह से अगर हम 3 और 5 की बात करें तो 3 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 3 और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। लेकिन जैसे 6 है बटा 8 है, इन दोनों को सह अभाज्य नहीं बोलेंगे क्योंकि 6 और 8 में कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, एक अभाज्य संख्या कॉमन है, वो 2 है। इसी कारण से इसको लेके हम लोग सहअभाज्य नहीं कहेंगे दोनों संख्याओं को, लेकिन इन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य कहेंगे। सहअभाज्य के बारे में एक बात और भी जान लें कि जैसे कि हम वो ऊपर में देखिए 6 ले लिए, नीचे में 5 ले लिए, तो ये दोनों सहअभाज्य है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो आप अगर 6 का स्क्वायर भी ले लें और इसके जगह पर अगर 5 रहने दें फिर भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 6 के अभाज्य गुणनखंड में समानता नहीं है। 5 के अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या आ रही है 6 के अभाज्य गुणनखंड में वो सब संख्या नहीं है। इसीलिए हम 6 का स्क्वायर लें या 6 पर पावर 3, 4 हम कुछ भी लें, ये कभी भी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तो P में Q से
पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। समझिए कि बन बात को। और अगर हम p का स्क्वायर कर दें फिर भी q से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि q के गुणनखंड और p के गुणनखंड में समानता नहीं है, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जो p के अभाज्य गुणनखंड में भी शामिल हो और q के अभाज्य गुणनखंड में भी शामिल हो। अब हम क्या करते हैं कि यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है परिमेय संख्या की परिभाषा से कि √2 बराबर p बटा q, इसके दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं, दोनों पक्ष में वर्ग करते हैं। तो √2 का स्क्वायर और इधर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, तो यहाँ पर p q ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर किए। अब यहाँ पर देखिए जब q स्क्वायर है इसको हम q इंटू q लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग बांट दिए। अब एक q को हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो 2q बराबर p स्क्वायर बटा q। बस इसी जगह बराबर को ध्यान देना है, क्योंकि दोबारा हम स्क्वायर वगैरह सब नहीं करने जाएंगे, भाग नहीं देने जाएंगे, इसी में हम लोग देख लेंगे। एक बात बताइए कि 2 क्या है? एक पूर्णांक है और p और q भी क्या है? पूर्णांक है। और जब आप एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक गुना पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे 3 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। -2 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, इसको गुना करेंगे -2 क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करने से क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। तो जब 2 पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है तो 2 और q को जब हम इंटू करेंगे तो 2q ये क्या होगा? पूर्णांक। तो यहाँ पर 2q क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन p स्क्वायर बटा q, तो p और q सहभाज्य था। तो p और q जब सहभाज्य था, जैसे यहाँ पर 6 और 5 सहभाज्य था, तो 6 का स्क्वायर बटा 5 पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ये क्या होगा? भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं? जो a बटा b के फॉर्म में हो, जो पूरी पूरी तरह से भाग नहीं लगे, जैसे 4 बटा 5 यह एक भिन्न है, 6 बटा 7 ये सब क्या है? भिन्न है। तो भिन्न कब होगा? जब अंश में हर से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो जब p और q सहभाज्य है तो p स्क्वायर बटा q भी क्या होगा? सहभाज्य होगा। p स्क्वायर बटा q भी क्या होगा? सहभाज्य होगा। यानी कि p स्क्वायर और q ये दोनों संख्या भी क्या है? सहभाज्य है, अर्थात इन दोनों में भी कोई विशिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो p स्क्वायर बटा जब हम q लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 6 स्क्वायर बाई 5 लिखे, तो ये क्या मिलेगा? एक भिन्न मिलेगा। ये क्या होगा? भिन्न प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 2q एक पूर्णांक है, जबकि p स्क्वायर बटा q क्या है? भिन्न है। और भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। भिन्न और पूर्णांक बराबर होगा? नहीं होगा। भिन्न हम लोग इसको नहीं कहते, कहिए कि ये दो परिमेय संख्या है, लेकिन इसको भिन्न नहीं कहा जाता। भिन्न होने के लिए उसके हर में और अंश दोनों का और सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य होना क्या है? जरूरी है। तो ये जो है कि पूर्णांक है, जबकि ये क्या है? भिन्न है। और पूर्णांक और भिन्न ये दोनों संभव नहीं है। तो यही चीज लिखा गया यहाँ पर कि p एवं q क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए 2q क्या होगा? पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक होता है। जबकि p स्क्वायर बटा q एक भिन्न है, क्योंकि p और q क्या है? सहभाज्य है, इसलिए p स्क्वायर बटा q एक भिन्न है, अर्थात पूर्णांक बराबर भिन्न। यहाँ से तो हम लोग को यही मालूम चलता है कि पूर्णांक बराबर भिन्न है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह संभव नहीं है। यहाँ से तो स्पष्ट हो रहा है ना कि पूर्णांक और भिन्न बराबर हो जा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न का बराबर होना संभव नहीं है। तो ये बराबर क्यों हो गया? तो हमारी ये गलत कल्पना के कारण से हुआ है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए यह पूर्णांक और भिन्न क्या हो जा रहा है? आमने सामने आ जा रहा है। अर्थात हमारी कल्पना जो थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना गलत है। इसलिए √2 परिमेय नहीं बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग साबित करते हैं कि √2 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब जो इसी तरह से आप किसी दूसरे संख्या के बारे में √3 हो, √5 हो, या जो भी अभाज्य संख्या हो, √7, √11, √13, उसको भी इसी प्रकार से साबित कर सकते हैं। इसी तरह